फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्ल रोजर्स का सूचना संग्रह या वृत्तिक सिद्धांत। ठीक है, हम शिक्षा शास्त्र के सेकेंड पेपर मनोविज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो छात्र यूजीसी नेट, सहायक आचार्य प्रवक्ता या फिर टेट सीटेट बीएड एमएड के एग्ज़ाम जिनको देने हैं वो सभी छात्र यहाँ से प्रॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपनी संपूर्ण जानकारी उस टॉपिक से संबंधित, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव, यहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, यह चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अपने मित्रों पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो कार्ल रोजर्स का सूचना संग्रह सिद्धांत क्या है, ये जानते हैं, और इसके कितने प्रकार हैं, कितने स्तर हैं, और इसका व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान है, छात्रों का शिक्षा में कैसा प्रभाव डालता है ये सिद्धांत, ये सारी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं कार्ल रोजर्स ने क्या बताया इस सिद्धांत में। तो कार्ल रोजर्स ने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए किया था। किस लिए किया था? व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए किया था। और व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए रोजर्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनुष्य का व्यवहार कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यानी कि मनुष्य जो भी व्यवहार करता है, जो भी व्यवहार प्रदर्शित करता है किसी भी परिस्थिति में, वो यांत्रिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो वातावरण की वातावरण या परिस्थितियों की क्या होता है, देन होता है या उपज होती है। ठीक है, जैसी परिस्थितियाँ उसके समक्ष उपस्थित होती हैं वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी क्रिया होगी तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करेगा या प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, प्राणी क्या करता है, जैसी परिस्थितियाँ उसके समक्ष आएंगी तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है अपनी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्तित्व निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके अध्ययन में इन्होंने निष्कर्ष दिया कि मनुष्य का जो भी व्यवहार है, जो भी वो प्रदर्शित करता है अभी समाज के समक्ष, या अपने व्यक्तित्व व्यवहार में, या फिर अपने मित्रों के समक्ष, या कक्षा में, कहीं पर भी जो उसके द्वारा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या होता है, वो यांत्रिक नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, क्या होता है, जैविक एवं मनोवैज्ञानिक होता है उसका व्यवहार। ठीक है, जैविक और मनोवैज्ञानिक कैसे होता है? क्योंकि मनुष्य के व्यवहार को जो प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, व्यक्ति जिस प्रकार की जीन्स लेकर जन्म लेता है, जीन्स यानी कि पितरैक, जो उसे माता पिता से प्राप्त हुए हैं, अपने पूर्वजों के पितरैक या माता पिता के पितरैक जो लेकर वो जन्म लिया है, जिन गुणों को लेकर वो, और जिस वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ है, वो समस्त चीज़ें मिलकर उसके व्यक्तित्व का विकास करती हैं, और उन्हीं व्यक्तित्व के उन्हीं गुणों का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये कैसी प्रक्रिया है, जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। व्यक्ति पर्यावरण के किसी उद्दीपक को देखता है। रोजर्स ने कहा कि व्यक्ति जब भी पर्यावरण के किसी उद्दीपक को देखता है तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया उसके मस्तिष्क में संचित अनुभवों तथा उद्दीपक की क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके मस्तिष्क में जो पूर्व में संचित अनुभव हैं, ठीक है, यदि अनुभव कटु हैं तो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो कैसी होगी, विध्वंसक होगी। यदि उसका अनुभव कैसा रहा है, सकारात्मक रहा है, मृदु रहा है, मधुर अनुभव हैं, तो उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, मधुरम होगी। ठीक है, मधुरम प्रतिक्रिया करेगा, यानी अच्छी प्रतिक्रिया देगा। ठीक है, जैसे किसी मित्र के साथ कि कक्षा के किसी छात्र का किसी दूसरे छात्र के साथ अगर मधुर संबंध होते हैं, प्रेम पूर्वक संबंध होते हैं, तो वो क्या करता है, उसके साथ मित्रतापूर्वक रहेगा, पूर्ण सहयोग करेगा। यदि उसके साथ मित्रतापूर्ण सहयोग की भावना दोनों छात्र एक दूसरे पर प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो उन पूर्व अनुभवों का प्रभाव ये पड़ता है कि भविष्य में कोई भी आवश्यकता पड़ने पर वो दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये रोजर्स ने बताया कि कोई भी व्यवहार जो मनुष्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो यांत्रिक नहीं होता है, कैसा होता है, जैविक और मनोवैज्ञानिक क्रिया का परिणाम होता है। और ये कैसा होता है, कोई भी प्रतिक्रिया मस्तिष्क में संचित पूर्व अनुभवों और उद्दीपक की क्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं और क्या बताया रोजर्स ने। रोजर्स ने कहा व्यक्तित्व विकास की जो प्रमुख जो आधार बताए हैं वो 3 बताए हैं।
रोजर्स ने क्या बताया है, व्यक्तित्व विकास की व्याख्या करते हुए उन्होंने 3 आधार बताए हैं। पहला आधार क्या है, व्यक्तित्व के स्थायी पहलू। ठीक है, तो व्यक्तित्व के स्थायी पहलू कौन से हैं? व्यक्तित्व के स्थायी पहलू में इन्होंने बताया है जीव रचना और अनुभव। ठीक है, जीव रचना और अनुभव। तो जीव रचना और अनुभव कैसे हैं? जीव रचना में वो सारे अनुभव जो कि पितृयक से प्राप्त हुए हैं, और अनुभव में वो सारे अनुभव जो उसे वातावरण से प्राप्त हुए हैं। इन संपूर्ण का संग्रह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थायी पहलू होते हैं। ठीक है, जो अनुभव उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष में, उसी दिशा में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे समझ में आई। व्यक्तित्व के स्थायी पहलू के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, जीव रचना और अनुभव। अनुभव के अंतर्गत इन्होंने आत्म की बात की है। आत्म मतलब सेल्फ। ठीक है, जिन क्रियाओं को करने से उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, उसके आत्म को संतुष्टि मिलती है। आत्म मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट उसे महसूस होता है, वो कार्य व्यक्ति करना पसंद करता है। ठीक है, और ये चाहता भी है कि उसे उसी प्रकार का सम्मान उसे दूसरों के द्वारा प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तित्व के स्थायी पहलू। दूसरा है व्यक्तित्व की गतिकी। व्यक्तित्व की गतिकी के अंतर्गत इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरक होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है। उस मोटिव के आधार पर, उस प्रेरक के आधार पर ही व्यक्ति क्रिया करता है। ठीक है, जैसे यदि किसी क्रिया के जो परिणाम होंगे, यदि उस व्यक्ति को इस बात का पता हो कि इस क्रिया को करने से इसका ये परिणाम निकलने वाला है और वो परिणाम उसके लिए हितकर है या लाभकारी है, तो व्यक्ति क्या करता है, उस क्रिया को करना अधिक मतलब रुचिकर ढंग से करता है उस क्रिया को। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इसके द्वारा जो परिणाम उत्पन्न होगा वो उसके जीवन में बहुत काम आने वाला है, तो वो क्या करता है, उस क्रिया को करना बहुत जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभिप्रेरक, यानी किसी भी क्रिया को करने के लिए व्यक्तित्व की गतिकी के अंतर्गत कोई ना कोई अभिप्रेरक कार्य करता है। ठीक, तीसरा नंबर है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास कैसे, किस प्रकार, किस दिशा में जाएगा? व्यक्तित्व के विकास के लिए इन्होंने बताया सॉरी फ्रेंड्स, व्यक्तित्व के विकास के लिए उन्होंने बताया है कि जो हमारे अनुभव होते हैं, जो मनुष्य के जो अनुभव होते हैं और जो उसका जो सेल्फ होता है, आत्म होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि उसका सेल्फ और उसके अनुभव दोनों सकारात्मक हैं तो उसका सही दिशा में विकास होगा। ठीक है, उनमें संगतता है, यानी कि जो व्यक्ति के जो अनुभव है वो कैसे हैं, किसी क्रिया के प्रति सकारात्मक हैं, और उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको उस क्रिया को करने से मिल रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। यदि किसी क्रिया को करने से उसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, तो उस क्रिया को करना वो नहीं चाहता है, और इससे अगर वो उसके बावजूद भी उसको वो कार्य करना पड़ता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास नकारात्मक दिशा में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में उसके अनुभव और उसका आत्म, यानी कि इन दोनों में संगतता, कंसिस्टेंसी का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यदि इन दोनों में कंसिस्टेंसी का अभाव होगा, संगतता का अभाव होगा, तो व्यक्तित्व के विकास की दिशा इससे प्रभावित होगी। ठीक है, यदि दोनों सकारात्मक हैं तो दिशा सही दिशा में उसका विकास होगा, यदि दोनों में विपरीत संबंध है तो व्यक्तित्व का विकास नकारात्मक दिशा में होगा। ठीक है, तो ये थे रोजर्स ने जो व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की है 3 आधारों पर, उनके संबंध में हमने कुछ जानकारी आपको दी। आइए देख लेते हैं सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, रोजर्स के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। जो पहला सिद्धांत है, सिद्धांत की विशेषता वो क्या है, यह सिद्धांत शारीरिक एवं मानसिक दोनों शक्तियों पर बल देता है। यह क्या करता है, व्यक्ति की शारीरिक शक्तियों पर भी बल देता है और मानसिक शक्तियों पर भी बल देता है, यानी कि ये सर्वांगीण विकास की ओर, सर्वांगीण विकास की बात करता है। ठीक है, दूसरा है, इस सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? जीव रचना, आत्म स्वतंत्रता एवं वस्तुवादी प्रवृत्ति। ठीक है, जो हमने अभी बताया था आपको व्यक्तित्व की गतिकी, जिसमें बोला था हमने अभिप्रेरक की बात की थी। ठीक है, तो जो अभिप्रेरक है इसको इन्होंने वस्तुवादी कहा है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो क्रिया करता है, यदि उस क्रिया का परिणाम सकारात्मक होता है, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसा होगा,
सही दिशा में होगा। यदि उस क्रिया वस्तु को प्राप्त करने में कोई बाधा आती है, व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाएगी और उस कुंठा का परिणाम ये होगा कि उसका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, गलत दिशा में विकसित होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे बात की गई है कि इस सिद्धांत द्वारा 4 मुख्य तत्व बताए गए हैं। एक जीव रचना, दूसरा आत्म है, स्वतंत्रता है और वस्तुवादी प्रवृत्ति है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह सिद्धांत व्यक्ति को अपनी अंतः शक्तियों, ठीक है, अपनी अंतः शक्तियों और एवं अनुभवों का उपयोग कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह सिद्धांत क्या करता है, व्यक्ति को जो उसकी अंतः शक्तियाँ हैं, अंतः शक्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति में अंतः शक्तियाँ होती हैं। कुछ लोग उसका उपयोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग जीवन में उनका ज्ञान तक नहीं हो पाता कि उनके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। संपूर्ण प्राणियों में क्या है, जो कुछ न कुछ शक्तियाँ समान रूप से दी गई, जैसे कि जीवन की जो शक्ति है, श्वास लेने की जो क्रिया है, भोजन की जो क्रिया, ये सभी प्राणियों में समान है। ठीक है, लेकिन बुद्धि कौशल, विवेकपूर्ण जो कार्य करने की जो क्षमता है वो केवल मानव में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये विवेक और बुद्धि भी प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग स्तर पे पाई जाती है, यानी सभी मनुष्यों में बुद्धि और विवेक का स्तर एक समान नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि यह सिद्धांत व्यक्तियों को अपनी अंतः शक्तियों, अनुभवों का उपयोग कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 इस सिद्धांत की विशेषताएं। आइए देख लेते हैं इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। तो पहला जो बिंदु है वो क्या है, बालकों की शिक्षा का विधान उनकी अंतः शक्तियों के आधार पर किया जाए। ठीक है, अभी हमने अंतः शक्तियों के बारे में बताया कि अंतः शक्तियाँ क्या होती हैं, हमारे चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की जो मन शक्तियाँ हैं उनका विकास, कुछ शारीरिक शक्तियाँ होती, शारीरिक क्षमता होती है, इन सभी शक्तियों का विकास, ठीक है, वो बालकों की शिक्षा का विधान इसके माध्यम से होना चाहिए ताकि वो अपनी अंतः शक्तियों का विकास कर सके। ठीक है, दूसरा है पढ़ने पढ़ाने से पहले उन्हें अभिप्रेरित करना, यानी व्यक्ति को, बालकों को कक्षा में यह बता दिया जाए कि इस क्रिया को करने से इसका परिणाम ये होगा और आप में ये परिवर्तन आएगा, आपको ये विषय सीखने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें उसे पता होती है और परिणाम ये सुखद होता है तो जाहिर सी बात है प्राणी उसे सीखने का प्रयास करता है, तो बालक भी उसे शीघ्रतापूर्वक सीख लेंगे। ठीक है, तीसरा है बालकों का आकांक्षा स्तर उच्च बनाने का प्रयास करना। ठीक है, बालकों का आकांक्षा स्तर उच्च कैसे किया जाए इसके लिए हमें बच्चों में प्रश्न पूछने की कला का विकास करना होगा, यानी कि उनमें आत्मसम्मान की भावना का विकास, यानी कि प्रश्न पूछने का उनको अवसर दिया जाए और उनके सही प्रश्नों पर सही अनुक्रिया दी जाए ताकि वो क्या कर सकें, उनके आत्म को संतुष्टि मिलेगी उनकी आत्मा क्या होगी, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा, कक्षा में उसकी पहचान बनेगी, तो वो क्या करेगा, और भी अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेगा, और भी अधिक सीखने का प्रयास करेगा और इससे उसके व्यक्तित्व में एक नया परिवर्तन आएगा। यानी कि उसे जब ये पता हो जाता है कि मेरी कक्षा में पहचान है, मुझे सभी शिक्षक जानते हैं, सभी छात्र जानते हैं, तो वो कोई भी गलत कार्य करने से पहले इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं उसे गलत छात्र ना समझा जाए। ठीक है, तो अगला पॉइंट है अपने अनुभवों से सीखने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, सभी छात्रों को उनको अपने अनुभवों के आधार पर, उन पे फोर्स नहीं करना चाहिए, उन पे अपने विचार थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उनको अपनी मन शक्तियों, अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल कर कुछ चीज़ों को सीखने का अवसर अवश्य देना चाहिए। ठीक है, अगला है आत्म संप्रत्यय के साथ साथ आदर्श आत्मा का भी निर्माण करना चाहिए। आत्म संप्रत्यय, जो हमें अच्छा लगता है वो तो हम करें ही, लेकिन हमें कुछ समाज के जो कुछ आदर्श हैं, आदर्श स्थापित किया है हमारे पूर्वजों ने, या कुछ हमारे जो ग्रंथ में बताए गए जो चरित्र हैं, मानस चरित्र हैं, उनके बारे में भी छात्रों को बताया जाए ताकि उनसे वो प्रेरित हो सकें और अपने व्यक्तित्व में उनके गुणों को समाहित कर सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्म संप्रत्यय के साथ साथ उनमें आदर्श आत्म का भी निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था रोजर्स का सिद्धांत। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में के साथ शेयर कीजिएगा, और इसे अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।